अगर आप में से बहुत से लोग कनाडा में बहुत अरसे से रह रहे हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि यार एक वक्त था जब एक एवरेज बंदा एक एवरेज सैलरी कमाते हुए भी सिंगल अर्नर एक घर अफोर्ड कर सकता था। मॉडेस्ट होम, कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिटैच नहीं, लेकिन एक सिंगल फैमिली होम अफोर्ड कर सकता था। ठीक है, आज क्या सिचुएशन है? आज की सिचुएशन ये है कि जो यंग बंदा आज का है ना, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लॉटरी, या वो किसी मीम कॉइन या शिट कॉइन में जो है वो पैसा डाले और वो ओवरनाइट 1000x हो जाए। यही एक तरीका है उसके पास घर अफोर्ड करने का, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको इनहेरिटेंस में घर छोड़ के जाएं। खुद से अपनी बलबूते के ऊपर अपने पैरों पे खड़े होकर कमा के अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। यानी कि प्राइसेस इतनी शार्प डिक्लाइन होने के बावजूद अभी भी इस लेवल पर है कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द यंगस्टर्स। तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं आज। अब आपको बहुत से जो है ना रियल्टर कहते हुए सुनेंगे कि यार सिंगापुर भी तो है, न्यूयॉर्क भी तो है, टोक्यो भी तो है, आप उससे कंपेयर करें कि टोरंटो भी बहुत सस्ता है। अरे भाई, ग्लोबल मेल ने एक स्टडी पब्लिश की है कल, उसमें उन्होंने एक ग्राफ में दिखाया है 3 मुल्कों का कंपैरिजन, यूके, यूएस और कनाडा। और आप देखेंगे कि जो हाउस प्राइस टू हाउस होल्ड इनकम रेशियो होता है, जिसको हम एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है कि आपने अगर हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी मेजर करनी है तो आप देखते हैं कि जो एवरेज हाउस प्राइस है और एवरेज हाउस होल्ड इनकम है उसका रेशियो क्या है। जो यूएस और ब्रिटेन है उनका लगभग 3 to 4 टाइम्स है। यानी कि अगर हाउस प्राइस जो है ना वो 3 to 4 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम है। कनाडा में वो 8 से 10 पे पहुंच चुका है, और कुछ जो बड़े सिटीज़ हैं टोरंटो, वैंकूवर, वहाँ तो 12 तक पहुंच चुका है। इनसेन। यानी कि इतनी हाउस प्राइस करेक्शन के बावजूद अभी भी जो करंट हाउस प्राइसेस हैं कंपेयर टू द हाउस होल्ड इनकम इज़ ऑफ द चार्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊँगा। पहली चीज़ तो है इसके अंदर भाई पॉलिसी, दूसरी चीज़ है इसके अंदर मनी या मॉनेटरी सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें हम रहते हैं, और तीसरी चीज़ है, क्या है तीसरी चीज़? सिंपल मैथ। देखें, हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट से। अगर हम 2000 में चले हैं ना, तो उस वक्त जो कैनेडियन हाउसिंग प्राइस थी प्रीटी मच अलाइन थी दूसरे मुल्कों के साथ भी। ठीक है, यूएस से आप कंपेयर करें तो अलाइन थी। लेकिन जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, उसके बाद ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज हो गया था पूरी दुनिया में। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यार ये जो फाइनेंशियल सिस्टम अभी चल रहा है ये 1971 का चल रहा है, जब निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर को उठाया था। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भाई 2008 में भी बहुत मेजर चेंज आई थी, जिसके बाद जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और उसके बाद से इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 पे चले गए थे अगर आप रियल टर्म्स के अंदर इसको मेजर करते हैं। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट निकालते हैं ना आप, तो 2008 से लेके 2021 तक इट वॉज नेगेटिव प्रीटी मच। यानी कि नेगेटिव रियल रेट का मतलब है कि भाई बैंक कह रहा है तो हमसे पैसे ले लो लेकिन बोरो कर लो। अजीब सी बात है कि नहीं, लेकिन दैट वॉज बेसिकली टेक्निकली ट्रू। तो उससे हुआ क्या, जब मनी इतनी चीप हो जाती है तो फिर ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन आ जाती है, फिर उसके अंदर लेवरेज आ जाती है, फिर आपको तरह तरह के स्कीम नज़र आती हैं, प्रोडक्ट सामने आती है कि भाई ये प्रोडक्ट लेके आप लेवरेज कर लें लेकिन इसको बाय कर लें। तो यही हुआ, हाउसिंग जो है ना वो शेल्टर से कन्वर्ट होके एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया। सही है, तमाम जो इन्वेस्टर उसमें पैसा डाल रहे हैं, हांगकॉन्ग से जो चाइना से जो मनी लॉन्ड्रिंग होकर कनाडा आती थी उसमें सब बीसी के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा गया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सैम कूपर के नाम से एक बंदा है, उसने इन्वेस्टिगेटिंग काम किया बहुत ज़बरदस्त के ऊपर, उसको पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस कदर मनी लॉन्ड्रिंग पैसा जो है वो बीसी की रियल एस्टेट मार्केट में गया है। तो ऑफ कोर्स क्या होना था, एक्सप्लोर होनी थी मार्केट। ठीक है, अब कनाडा की मार्केट ऑलरेडी इतनी छोटी है, 40 मिलियन की पॉपुलेशन, उसमें आप इतनी स्पेकुलेशन, चीप मनी लॉन्ड्रिंग, फिर उस पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी आप बढ़ा दें मल्टीपल टाइम्स, तो ऑफ कोर्स ये डिज़ास्टर होना था जो हमें नज़र आ रहा है। तो अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो रही है, अभी भी वो कम तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही है। और वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कम तो कर लेंगे, इसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि कनाडा जो है वो चलता ही इमिग्रेशन के ऊपर है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ आप निकाल दें तो जीडीपी पे कुछ बचता ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो चलेगा। और फिर गवर्नमेंट ने भी जो है इस तरह की स्कीम निकाली जिससे मजीद फ्यूल टू द फायर वाली बात हुई है।
5% डाउन पेमेंट, ठीक है, ये सब्सिडी वो सब्सिडी, फर्स्ट टाइम होम बायर अकाउंट, ये फलाना ढिमकाना, तो उससे मज़ीद बायर्स पूल में आते रहे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो उतनी नहीं थी, ठीक है। अब जो भी आप कह लें, चाहे वो म्यूनसिपल लेवल पे इश्यूज़ हैं, प्लानिंग है, परमिट के इश्यूज़ हैं, ग्रीन बेल्ट का इशू है, जो भी कर लें, रिस्ट्रिक्शन है लैंड की कनाडा के अंदर। अब वो मैन मेड है या नेचुरल है, दैट्स अनदर इशू, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से सप्लाई में इशू आता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उस तरह सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो अब पे कौन करता है? हम और आप पे कर रहे हैं ना यार, इन टर्म्स ऑफ लेंदी एमोटाइजेशन, ठीक है। कुछ लोगों की एमोटाइजेशन तो अभी कुछ दिनों में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए थे 70-80 साल तक पहुँच गई थी, सही है। आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी जो है वो सिर्फ हाउसिंग में जा रही है। तो जब ऐसा होता है तो आपके पास ना इन्वेस्टिंग का पैसा है, आपके पास ना सेविंग करने का पैसा है, ना आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा है, ना आपको फिक्र है कि मैंने बच्चे ही पैदा करने हैं। एक मैं एवरेज यंग बंदे की बात कर रहा हूँ, हम तो उस लेवल में नहीं है, लेकिन जो अभी कॉलेज से निकल के आ रहा है ना बंदा, उसके सामने ये चैलेंजेस हैं। तो अब करना क्या है? तो भाई ये चीज़ें इतनी आसानी से चेंज होंगी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात की प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई कनाडा की इकॉनमी तबाह हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, तो हाउसिंग दोबारा से 2014 लेवल पर चली जाएगी। पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है ये अप्रोच। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। भाई देखें, जो हाउस प्राइसेस है ना, वो है फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। कनाडा की मनी सप्लाई M2 से हम मेजर करते हैं, वो एक्सपोनेंशियली ऊपर गई है 2020 से, और हर G7 कंट्री में ऐसे ही हुआ है। यूएस में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, यूके में देख लें, सब ने दबा के पैसा छापा है 2020 में। तो जब इतनी अमाउंट में मनी प्रिंटिंग होती है तो मनी जो करेंसी जो होती है वो डिबेस हो जाती है। डिबेस मीन्स डिवैल्यू हो जाती है अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हुआ कि भाई ये जो हमने प्राइस जंप देखा है, इट वाज अ फंक्शन ऑफ मनी प्रिंटिंग, ठीक है। और उसकी वजह से ऑफकोर्स जो मनी सर्कुलेट हो रही है करेंसी, वो अब निकलेगी तो नहीं इस सिस्टम से यार, वो जो आ गई वो तो अब चल रही है। तो उसके अगेंस्ट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड नॉट कमिंग बैक, दोज प्राइसेस आर नॉट कमिंग बैक, ठीक है। कोई बहुत ही बड़ा मेजर किस्म का क्रैश, कोई सिस्टम कोलैप्स कुछ ऐसा हो जाए तब तो पॉसिबल है, वरना ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये घर जो हैं ये बैंक्स की बैलेंस शीट पे कोलैटरल हैं। कोलैटरल समझते हैं ना, कोलैटरल हैं। तो अगर ये कोलैटरल ख़त्म हो जाएगा तो बैंक्स ख़त्म हो जाएंगे, पेंशन फंड्स ख़त्म हो जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी ए वॉर टाइप सिनेरियो। लोग सड़कों पे आके भीख मांग रहे होंगे। भाई ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। तो अब होगा क्या भाई? देखें, ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली इतनी सारी से, तो सिस्टम ऐसा ही रहेगा या मज़ीद बिगड़ेगा। अगर प्राइसेस क्रैश ना भी हुई तो ये बेसिकली ऐसे साइडवेज मूव करती रहेंगी। हाउस प्राइस बढ़ने का बाद ना सोचें, लेकिन हाउस प्राइसेस क्रैश होने का भी चांस बहुत कम है। इट कैन रिमेन फ्लैट बिकॉज इकॉनमी फ्लैट है, जीडीपी पर कैपिटा देख लें तो हाउसिंग भी उसी हिसाब से फ्लैट ही रहेगी। दैट इज़ माई एनालिसिस, आई कुड बी रॉन्ग। अगर आपको इससे कोई इख्तलाफ है तो प्लीज़ कमेंट में डाल के मुझे बताइए। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि यार मैं भी बड़ा अपने आप को अट्रैक्टिव फील कर रहा था कि यार मैं प्रॉपर्टी मार्केट में जम करूँ। 2021 की बात है, जब हर चीज़ ऑफ द शेल्फ जा रही थी, यानी कि हर प्रॉपर्टी जो है ना 50,000 100,000 ओवर बिडिंग जा रही थी। तो मेरे दिल में भी आ रहा था कि यार मैं भी जम करूँ प्रॉपर्टी मार्केट में। लेकिन क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि यार मैक्रो क्या है, इकोनॉमिक साइकिल क्या है, बूम एंड बस्ट साइकिल क्या होती है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है कैसे मूव करती है। देन आई न्यू दिस इज़ गोइंग टू बी ए बस्ट बूम एंड बस्ट साइकिल, और वैसे ही हुआ, वही हुआ। अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस काफ़ी अर्से से, आपको पता है कि मैं किस तरह से अलार्म जो है वो बजा रहा था। तो ऐसे ही हुआ। तो इसी वजह से मैंने फिर अपने आप को बचाया, प्रोटेक्ट किया आग में तो कूदने से। तो अगर आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, भाई ये एजुकेशन अपने आप को दिलवाइए। मेरा छोटा सा कोर्स है मैक्रो फंडामेंटल के ऊपर, तो उसको लेकर अपने आप को एजुकेट करें। यू नीड टू नो दिस स्टफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड डेट, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, मनी, रिसेशन, बूम एंड बस्ट साइकिल। यू नीड टू नो दिस। अगर आप इन्वेस्टिंग करने जाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और मेरी छोटी सी व्हाट्सएप कम्युनिटी है लाइक माइंडेड पीपल की, ताकि लोग हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, पम्प करें, एक दूसरे से सीखें एंड ग्रो टुगेदर फॉर द सेम कॉज। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो पसंद आई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'll see you in my next video. Thank you. Bye. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because
We have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.